ज्योग्राफी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके पहले अध्याय की बात आज हम करेंगे इस वीडियो में। पहला जो अध्याय है उसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। हमें यहाँ ये देखना है इस पाठ में कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है और उसका विषय चित्र है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मानव भूगोल की परिभाषा कि मानव भूगोल का अर्थ क्या है। जैसे वह भूगोल जिसमें भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित जो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण है उसके मध्य जो परस्पर संबंध पाया जाता है उसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। उसके बाद इसमें आगे देखते हैं मानव भूगोल की परिभाषाएं। तो परिभाषाएं कुछ विद्वानों के अनुसार दे रखी हैं। जैसे पहले बात करें, एक विद्वान है रेडजेल, और रेडजेल महोदय क्या कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी अगर हम इनकी परिभाषा में देखें तो इन्होंने यहाँ केवल दो शब्दों पर जोर दिया है। एक तो है मानव समाज और दूसरा शब्द है धरातल। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव समाज और धरातल के बीच में जो संबंध होता है वही क्या है, मानव भूगोल है। दूसरी परिभाषा है एलन चर्चिल सैंपल। ये रेडजेल की शिष्या हैं। इन्होंने जो परिभाषा दी है वो बताती हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इनकी अगर हम परिभाषा में बात करें तो इन्होंने भी दो शब्दों पर विशेष जोर दिया है। एक तो है अस्थिर पृथ्वी और दूसरा शब्द है क्रियाशील मानव। क्रियाशील मानव की जगह पर हम यहाँ शब्द प्रयोग में ले सकते हैं चंचल मानव। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो संबंध पाया जाता है वही क्या है, मानव भूगोल। अपने सिलेबस में तीसरी जो परिभाषा दे रखी है वो है पॉल विडाल डिला ब्लास। और पॉल विडाल डिला ब्लास जो हैं ये कहते हैं कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जो जीव हैं उनके मध्य जो संबंध है वही है मानव भूगोल। यानी इन्होंने भी कहा है कि एक तो जो भौतिक नियम हैं पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले तथा इस पर रहने वाले जो जीव हैं उनके मध्य जो संबंध होता है वही है मानव भूगोल। तो यहाँ दो शब्द प्रयोग लिए इन्होंने, दो शब्दों के माध्यम से अपनी परिभाषा को परिभाषित किया है कि एक तो भौतिक नियम जो पृथ्वी को नियंत्रित करते हैं तथा दूसरे जीव जो पृथ्वी पर निवास करते हैं। तो इनके मध्य में जो संबंध है वही क्या है, मानव भूगोल है। आगे अगर हम बात करें, टॉपिक है मानव भूगोल की प्रकृति। तो मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल है, वहीं जो भौतिक पर्यावरण है इनका अध्ययन जो है वो कौन करता है, मानव भूगोल करता है। जबकि अगर हम बात करें मानव भूगोल की तो मानव भूगोल जो है प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानव के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करता है। मानव भूगोल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मानवीय क्रियाओं तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के भूदृश्य हैं, जैसे अगर हम बात करें भू आकृति है, मृदा है, जलवायु है, जल है, प्रकृति है, वनस्पति आदि, इनके मध्य जो संबंध होता है उन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो भौतिक पर्यावरण के द्वारा मानव जीवन को क्या है, प्रभावित किया जाता है। आगे
इसी अध्याय में बात करें तो मानव भूगोल की कुछ विचारधाराएं दे रखी हैं, वो विचारधारा हमें देखनी है। तो विचारधाराओं में अगर हम बात करें तो पहली जो विचारधारा है वो हमें बताती है, पहली विचारधारा है उसका नाम है मानव का प्राकृतिकरण, या इसी को बोलते हैं हम निश्चयवाद, या इसी को कह सकते हैं नियतिवाद, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिटर्मिनिज्म। यानी इस विचारधारा में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि मानव पर प्रकृति का जो नियंत्रण है, मानव पर प्रकृति के नियंत्रण की अवस्था को ही क्या कहा गया है, मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं इस विचारधारा के अंतर्गत कि मानव जो है पूर्णतः प्रकृति के वश में है। इस विचारधारा के अनुसार मानव की अगर हम बात करें तो मानव प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित था, क्योंकि उस समय मानव के पास न तो कोई प्रौद्योगिकी थी, अगर प्रौद्योगिकी थी तो वह भी बहुत निम्न, या हम कह सकते हैं निम्नतम स्तर की थी, जिसके कारण प्रकृति में वह परिवर्तन और परिष्कार, या हम कह सकते हैं परिष्कार का मतलब सुधार नहीं कर सकता था। तो हम कह सकते हैं कि मानव पूर्णतः प्रकृति के वश में था। मानव प्रकृति द्वारा बनाए गए जो नियम थे उन नियमों के अनुसार ही अपने कार्यों को संपादित करता था, पूर्णतः प्रकृति के नियंत्रण में था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानव पूर्णतः प्रकृति का दास था। मानव और पर्यावरण के बीच इस प्रकार की जो अन्योन्य क्रिया है वही क्या कहलाती है, पर्यावरणीय निश्चयवाद, या इसी को हम बोलते हैं नियतिवाद। और नियतिवाद जो विचारधारा है या हम कहते हैं इसे निश्चयवाद, इस निश्चयवाद विचारधारा के जो समर्थक रहे हैं वो हैं रेटजेल महोदय। दूसरी जो विचारधारा रखी है अपने सिलेबस में वो है प्रकृति का मानवीकरण, या इसी को बोलते हैं संभववाद, और इसी को बोला जाता है पॉसिबिलिज्म। तो मानव ने जो है समय के साथ सामाजिक सांस्कृतिक विकास के क्रम में बेहतर प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण में परिवर्तन और सुधार करना प्रारंभ कर दिया। जैसे अगर हम बात करें, पर्वतों पर स्वास्थ्यप्रद नगरों का विकास किया, विशाल नगर बनाए, खेतों का, बागानों, समुद्र तट पर पत्तनों, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि का विकास किया। इसे ही ये बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस विचारधारा के अनुसार मानव ने प्रकृति में धीरे धीरे परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले मानव के पास उचित प्रकार की प्रौद्योगिकी नहीं थी, हम ये कह सकते हैं प्रौद्योगिकी का उसके पास अभाव था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसने प्रकृति में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया, और प्रकृति में परिवर्तन करने की अवस्था को ही कहा जाता है प्रकृति का मानवीकरण। वहीं अगर हम बात करें संभववाद जो शब्द है, इस संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो विद्वान हैं वो हैं फेब्रे। इन्होंने कहा था कि प्रकृति में कहीं भी अनिवार्यताएं नहीं हैं, अपितु सर्वत्र क्या हैं, संभावनाएं हैं। यानी ये नहीं है कि प्रकृति में कहीं भी अनिवार्यता हो कि प्रकृति ने जो दिया है उसी के अनुसार हमें ढलना है, बल्कि प्रकृति में बहुत सारी क्या हैं, संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं का प्रयोग करते हुए हम प्रकृति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और प्रकृति में परिवर्तन करने की अवस्था को ही क्या कहा गया है, प्रकृति का मानवीकरण। इन संभावनाओं का उपयोग किस प्रकार करना है, इसका निर्णय करता भी कौन है, मानव है। इस विचारधारा का सर्वाधिक जो विकास किया है वो विडाल डीला ब्लास
के द्वारा किया गया है। तीसरी जो विचारधारा है अपने सिलेबस में वो है नव निश्चयवाद, या इसी को बोलते हैं नव नियतिवाद, या इसी को कहा जाता है रुको और जाओ विचारधारा, या बोलते हैं स्टॉप एंड गो विचारधारा। इस विचारधारा का जो प्रतिपादन है, पहला तो ये पूछा जाता है कि इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस विचारधारा का जो प्रतिपादन है वो किया था ग्रिफिथ टेलर ने। और यह विचारधारा हमें बताती है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य मार्ग को क्या करती है, परिलक्षित करती है। परिलक्षित मतलब है कि हमें प्रकृति में परिवर्तन भी करना है, लेकिन परिवर्तन क्या है, एक निश्चित सीमा तक ही करना है। जैसे टेलर जो महोदय हैं वो बताते हैं कि जहाँ मानव प्रकृति का पूर्णतः दास था, यानी जो विचारधारा कौन सी थी, निश्चयवाद जो विचारधारा, उसमें बताया गया था कि मानव प्रकृति का क्या था, पूर्णतः दास। वहीं संभववाद जो विचारधारा बताती है कि मानव प्रकृति को चाहे वैसे परिवर्तित कर सकता है, यानी प्रकृति को अपने अनुसार ढाल सकता है, अपितु प्रकृति को या एक सीमा तक ही परिवर्तित कर सकता है, उससे अधिक परिवर्तन करने पर उसे हानि उठानी पड़ सकती है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस प्रकार से चौराहे पर यातायात के संचालन के लिए लाल बत्ती होने पर रुकना पड़ता है तथा हरी बत्ती होने पर ही जा सकता है, उसी प्रकार मानव प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करके उस पर विजय पा सकता है। अब हम इसको जो दो विचारधारा हैं, निश्चयवाद तथा संभववाद, इसको हम एक अंतर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे निश्चयवाद जो विचारधारा है, तो इसमें बताया गया था कि मानव की अपेक्षा इसमें प्रकृति को क्या बताया गया था, श्रेष्ठ बताया गया था। वहीं संभववाद जो विचारधारा है, इसमें प्रकृति की अपेक्षा मानव को अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? क्योंकि संभववाद विचारधारा में क्या था, मानव प्रकृति में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। वहीं निश्चयवाद जो विचारधारा थी, उसके अनुसार मानव प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि न तो उसके पास किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी थी, न उसके पास किसी प्रकार का कौशल था। और संभववाद विचारधारा के अनुसार क्या था, उसके पास धीरे धीरे उसने प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया, उसने बहुत सारे स्किल सीख लिए, जिसके कारण वह प्रकृति में क्या करने लगा, परिवर्तन करने लगा। दूसरा अंतर देखें तो इसमें प्रकृति सक्रिय व मानव क्या सा होता है, निष्क्रिय होता है। यानी निश्चय विचारधारा के अनुसार प्रकृति तो कैसी है, सक्रिय, वहीं मानव कैसा है, निष्क्रिय है। और संभववाद विचारधारा के अनुसार अगर हम देखें तो मानव कैसा है, सक्रिय, और प्रकृति कैसी रहती है, यहाँ पर निष्क्रिय हो जाती है। निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार अगर हम देखें तो मानव क्या था, प्रकृति का दास था, और संभववाद विचारधारा के अनुसार मानव ने प्रकृति में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। अगला अंतर देखें तो प्रौद्योगिकी और कौशल का अभाव था इस निश्चयवाद विचारधारा में, वहीं संभववाद विचारधारा में प्रौद्योगिकी तथा मानव कौशल में क्या हुआ, विकास हो गया। निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, यानी प्रकृति ने जो नियम बनाए थे उन नियमों के अनुसार ही क्या था, वो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता था। यानी जो प्रकृति ने दिया है उनके अनुसार ही मानव अपने आप को ढालता था। वहीं संभववाद विचारधारा में बात करें तो मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रकृति में जो है विभिन्न प्रकार की संभावनाएं
उत्पन्न हो गई। उन संभावनाओं के आधार पर मानव ने प्रकृति में जो है परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। अगला हम देख सकते हैं कि निश्चयवाद जो विचारधारा है, इसके समर्थक, प्रबल जो समर्थक रहे हैं वो रेड्जल रहे हैं। वहीं संभववाद विचारधारा के समर्थक ब्लास और फैब्रे माना जाता है। अब हम देखें कि मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ, या इसी को हम कह सकते हैं मानव भूगोल में किस तरीके से जो है समय के अनुसार परिवर्तन हुए। प्रारंभ में अगर हम बात करें तो मानव भूगोल में प्रकृति को श्रेष्ठ बताते हुए अध्ययन किया गया है, परंतु समय के साथ साथ जो है मानव भूगोल की विषय वस्तु में काफ़ी परिवर्तन हुआ, जिसे हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पहला है आरंभिक उपनिवेश युग। इस काल में जो है मानव भूगोल का विकास जो है अन्वेषण या हम कह सकते हैं खोज और विवरण से संबंधित था। यानी आरंभिक उपनिवेश युग में मानव ने जो है विभिन्न प्रकार के खोज और विवरण प्रस्तुत किए। दूसरा जो है वो है उत्तर उपनिवेश युग। इस काल में प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किए गए, अर्थात इस युग को जो है प्रादेशिक विश्लेषण का युग कहा जाता है। उत्तर उपनिवेश युग जो है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रादेशिक विश्लेषण का युग, क्योंकि मानव ने जो है प्रदेशों के आधार पर जो है विश्लेषण करना प्रारंभ कर दिया। तीसरा जो है वो है अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। इस काल में एक बताया गया कि एक प्रदेश जो है दूसरे प्रदेश से किस प्रकार भिन्न है, अर्थात इसमें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच में किस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है। इसलिए इस युग को जो है क्षेत्रीय विभेदन का काल कहा गया है। और चौथा है 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक। इस अवधि के दौरान कंप्यूटर और सांख्यिकी जो विधियों का प्रयोग भूगोल के अंतर्गत किया गया, और इस अवधि के दौरान ही विभिन्न प्रकार के मानचित्र तैयार किए गए, इसलिए जैसे स्थानिक संगठन का युग कहा गया है। पांचवा है 1970 का दशक। इस अवधि के दौरान 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ था। एक तो थी मानवतावादी, दूसरी थी आमूलवादी या इसी को बोलते हैं रेडिकल विचारधारा, और तीसरी है व्यवहारवादी विचारधारा। पहले बात करते हैं मानवतावादी विचारधारा की। इस विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था, जिसमें आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्ष शामिल थे। यानी मानव कल्याण के लिए एक सरकार के द्वारा क्या कार्य किए जाने चाहिए, इन कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। दूसरी जो विचारधारा आई वो आई आमूलवादी विचारधारा, या इसी को बोलते हैं हम रेडिकल विचारधारा। इस विचारधारा ने निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। तो ध्यान रखना, आमूलवादी जो विचारधारा है इसमें मार्क्स का, जो कार्ल मार्क्स हैं उनके जो सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांत का इसमें प्रयोग किया गया था। तीसरी जो विचारधारा है वो है व्यवहारवादी विचारधारा। इस विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर जोर दिया। तो इस प्रकार से ये 3 विचारधारा हैं जिनका जो उदय हुआ वो 1970 के दशक में हुआ। मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा। और तीसरा जो दशक माना जाता है वो है 1990 का दशक।
इसमें बात करें तो इस अवधि में जो है स्थानीय संदर्भ यानी स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया, अर्थात यह युग भूगोल में आधुनिकवाद का युग कहलाया गया। तो भूगोल में आधुनिकवाद का युग जो है वो कौन से युग को माना जाता है? 1990 के दशक के युग को माना जाता है। अंतिम जो टॉपिक है इस अध्याय का वो है मानव भूगोल के क्षेत्र और उसके उप क्षेत्र। तो जैसे अगर हम बात करें तो मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं उनमें पहला जो क्षेत्र है वो है सामाजिक भूगोल। या मैंने पहले जो क्षेत्र हैं जो अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको पहले मैंने लिखने का प्रयास किया है। जैसे सामाजिक भूगोल, तो सामाजिक भूगोल में के जो उपक्षेत्र हैं उनमें बात करें व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि इन जो दिए गए हैं इसके उपक्षेत्र उन उपक्षेत्रों से पूछ लेता है कि ये कौन से मानव भूगोल के क्षेत्र से संबंधित हैं, या इस तरीके से लिख सकता है कि मानव भूगोल के सामाजिक भूगोल के कौन कौन से उपक्षेत्र हैं। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल की बात करें तो आर्थिक भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं वो है संसाधन भूगोल, एक है कृषि भूगोल, इसके अलावा है उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय भूगोल। तो इस प्रकार से आर्थिक भूगोल के जो क्षेत्र हुए वो कौन कौन से? संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय भूगोल। वहीं मानव भूगोल का तीसरा जो क्षेत्र है वो है राजनीतिक भूगोल। और राजनीतिक भूगोल की अगर हम बात करें तो राजनीतिक भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं वो हैं सैन्य भूगोल, निर्वाचन भूगोल। इसके अलावा मानव भूगोल के जो अन्य क्षेत्र दे रखे हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक तो है नगरीय भूगोल और आवास भूगोल। इसी कड़ी में आजकल जो नए तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें बात करें, ये पूछ लेता है कि जैसे मनोविज्ञान जो भूगोल है, मनोविज्ञान है, उसका अध्ययन मानव भूगोल के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो ध्यान रखना इसका जो अध्ययन हम करते हैं वो सामाजिक भूगोल में करते हैं। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि कल्याण अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इन सबका जो अध्ययन है वो भी किसमें करते हैं? हम सामाजिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि संसाधन जो भूगोल है या संसाधन जो अर्थशास्त्र है इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा पूछ ले कि कृषि विज्ञान, तो कृषि विज्ञान का अध्ययन भी किस में किया जाता है? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा पूछ लिए कि जनसंख्या संबंधी जो भी तथ्य हैं उनका अध्ययन हम कौन से भूगोल में करते हैं? तो ध्यान रखना जनसंख्या भूगोल में किया जाता है। इसके अलावा पूछ ले कि मानव बस्तियां हैं या जैसे नगरीय बस्तियां हैं, ग्रामीण बस्तियां हैं, इनका अध्ययन, तो इनका अध्ययन ध्यान रखना ये आवास भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें आप लोगों ने देखा तो सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है मानव भूगोल की परिभाषाओं से। तो या तो ये देता है कि परिभाषा दे देगा, उस परिभाषा में से ये पूछता है कि ये दी गई परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई, या यहाँ क्वेश्चन बनने की जो संभावना रहती है वो ये रहती है कि किसी विद्वान का नाम देगा और उसके अनुसार क्या पूछेगा? परिभाषा पूछता है। इसके अलावा इस चैप्टर से जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो है इसकी विचारधाराओं से। तो 3 अपने में सिलेबस में जो विचारधारा दे रखी हैं जिनमें अगर हम बात करें, एक तो है मानव का प्राकृतिकरण, दूसरी है
प्रकृति का मानवीकरण और तीसरी है रुको और जाओ विचारधारा। तो ये तीनों विचारधाराएं हमको याद कर लेनी है। इन विचारधाराओं से भी क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है। तीसरा यहाँ से जो क्वेश्चन बनना है वो ये बनता है कि किसी क्षेत्र का नाम देगा, उस क्षेत्र के आधार पर ये पूछेगा कि ये मानव भूगोल के कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर 3 मुख्यतः क्वेश्चन बनते हैं, एक तो विचारधाराओं से, एक बनते हैं परिभाषाओं से और एक बनता है मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र से। थैंक यू।